मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप संपूर्ण भारत के छात्रगण जो सीबीएसई बोर्ड में अध्ययनरत हैं और एनसीईआरटी पैटर्न की किताब से तैयारी करते हैं, समस्त भारत के छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए फिर से इतिहास विषय से लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक और ठेठ बिहारी अंदाज में लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। और फिर से आपका चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद और उसके भाग 2 के तहत। लेकिन इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पहले वाले भाग को पूरा शुरू से अंत तक 2 बार सुन लेना, अच्छा ढंग से समझ में आएगा। शुरुआत में कर रहा हूं। शहरों में आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ, असहयोग आंदोलन जो चला इसका शहर में क्या प्रभाव हुआ। देखिए, कोई भी आंदोलन तब सफल होता है जब उसमें सभी वर्ग शामिल हो जाएं, चाहे मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, धनाढ्य वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, महिलाएं, सब शामिल हो तो वो सफल होगा। तो इसमें कि शहर के आंदोलन में फैलाव में हुआ कि मध्य वर्ग इसमें शामिल हो गया, मध्य वर्ग शामिल हो गया, इसमें आंदोलन का फैलाव बढ़ गया। इसके बाद विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ने लगे तो अंग्रेज द्वारा जो चलाया जाने वाला स्कूल कॉलेज बंद होने लगा। हेडमास्टर, शिक्षक अपनी नौकरी को छोड़ने लगे। वकील जो मुकदमा लड़ते थे वो भी मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जब जज या अंग्रेज के द्वारा जो न्याय सिस्टम है उसमें भाग नहीं लेंगे, असहयोग आंदोलन का कोरम पूरा होने लगा, असहयोग आंदोलन का मूल उद्देश्य पूरा होने लगा। कोरम तो कहना उचित नहीं बल्कि मूल उद्देश्य पूरा होने लगा। धीरे धीरे ये असहयोग आंदोलन काफी व्यापक फैल गया। लेकिन यहां पर इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन भी आई। क्या लिमिटेशन आई? तो मद्रास के अलावे जितने भी और सब प्रांत थे वहां पर परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। लेकिन मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, वो कई जने हम परिषद के चुनाव में भाग लेंगे। उसका कारण ये था कि जस्टिस पार्टी गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी। उसका ये मानना था कि यदि हम परिषद चुनाव में भाग लेंगे तो हमको भी फिर वही सुविधाएं मिलेगी जो ब्राह्मणों को मिला करता था। इसलिए वो इस सोच के कारण उसमें भाग लेना चाहते थे। लेकिन जब आंदोलन लंबे समय तक चलता है तो उसमें कुछ थकावट के भी बिंदु चले आते हैं। कुछ लोग फिर उससे इतर भी जाने लगते हैं। कभी कभी जिसके विरोध में आंदोलन किया जाता है वो प्रलोभन देते हैं, लोभ देते हैं, तो उस आंदोलन में हल्का सा विच्छेद भी आता है, हल्का सा गतिरोध भी पैदा होता है। तो उस स्थिति में आगे जाकर के क्या स्थिति बनी वो हम आपको बाद में बतलाएंगे। अब आइए कि इसका आर्थिक मोर्चा पर क्या प्रभाव हुआ। तो आर्थिक मोर्चा पर इसका यह प्रभाव हुआ, आर्थिक मोर्चा पर तो और भी जबरदस्त प्रभाव हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ा पहनने से इनकार किया गया, खरीदने से इनकार किया गया। इसके कारण ब्रिटेन से जो आने वाली कपड़ा होती थी, जो औद्योगिक प्रणाली से तैयार होती थी, उसके अब ग्राहक कम हो गए, खरीदने वाले नहीं मिलते थे। इसलिए ब्रिटेन को ये काफी परेशानी का सबब बना और असहयोग आंदोलन धीरे धीरे अपने सफलता के मुकाम की ओर बढ़ने लगा। इसमें फिर शराब की दुकान के आगे पिकेटिंग हो गई। पिकेटिंग करते घेराबंदी। जैसे देखिएगा, आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस घेरा के लिए लगा देगा, बैरियर लगा देगा। कभी कभी घेरा को इतना टाइट कर देता है जो उसके घेरा को उसी साइड रहेगा। पिकेटिंग उसी को कहते हैं। विदेशी कपड़ा में आग लगाया जाने लगा। दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट और दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया एक्सपीरियंस सच टाइप ऑफ द मूवमेंट। इस तरह का मूवमेंट भारत ने देखा था। उसमें महात्मा गांधी का ये कमाल था। महात्मा गांधी का एक ये उनका योगदान था। उन्होंने आंदोलन को इस तरह से व्यापक बना दिया। अंग्रेज परेशान हो गए और ये फिर तो आर्थिक मोर्चा पर भी ये काफी सफल हुआ। अब इस आंदोलन का ग्रामीण इलाके पर क्या प्रभाव हुआ। तो शहरी इलाके से धीरे धीरे फैलते फैलते ये ग्रामीण इलाका में भी फैल गया। नाउ द मूवमेंट क्रॉसेज इनसाइड द विलेज। द विलेजर्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग। द विलेजर्स वे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट। और इस मूवमेंट में फिर क्या हुआ कि गांव देहात में फैला। किसान और आदिवासी भी अब उसमें शामिल हो गए। और फिर एक जानिए, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र थे। सन्यासी बाबा रामचंद्र थे, उनको जब जमींदारी प्रथा से थोड़ी घृणा भी थी तो वो तालुकदार और जमींदार का विरोध करने लगे। कि देखिए, जमींदार का ये था, उनका ये कहना था कि जमींदार पट्टा देते हैं तो ज्यादा समय के लिए नहीं देते हैं, बार बार छीन लेते हैं और बेवजह का पट्टा में जितना ठीका का रहता है कि इतना मन अनाज देना है, इतना क्विंटल अनाज देना, उसको बेवजह का बढ़ाते रहते हैं।
तो पट्टे की जमीन, इसके बाद बेगार श्रम खटवाते हैं। बेगार श्रम करते हैं जो बिना पैसा दिया हुआ खटा लेना, विदाउट गिविंग द रिम्यूनरेशन और टेकिंग द लेबर, या आप लेबर कर रहे हैं उसका पैसा आपको ना मिले। तो इसके लिए ये सन्यासी बाबा रामचंद्र इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। वो भी इसमें फिर तो उनका कहना था कि लगान कम किया जाए, बेगार को खत्म किया जाए और जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार भी हो। तो उस स्थिति में यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि जमींदारों को जो नाई और धोबी जो उनकी सेवा करते हैं वो बंद कर दे, ये भी बहिष्कार किया गया था। उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने मौके की नजाकत समझ करके वो इनसे कंसल्ट किए, सन्यासी बाबा रामचंद्र देव से। उन्होंने कहा कि देखो आंदोलन करना है तो हम लोग अंग्रेज के विरोध में करें, और अंग्रेज के ही जो सामंत है, अंग्रेज के ही जो समर्थक जमींदार है वो स्वतः परेशान होंगे, समर्थक जमींदार है वो स्वतः परेशान होंगे। तो इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने अवध किसान सभा बनाया। अवध किसान सभा देखते देखते महीना भर के अंदर 300 से अधिक ब्रांच बन गई। मींस की जस्ट विद इन द मंथ देयर वेयर द 300 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द अवध, हम कह सकते हैं किसान सभा का ये बन गया, चलने लगा। इसके बाद लेकिन हर आंदोलन का बाद में जाकर के थोड़ा थोड़ा नकारात्मकता प्रभाव भी आ जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं जिसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर जगह तो महात्मा गांधी अपने उपस्थित थे नहीं, कुछ उपद्रवकारी तत्व भी घुस जाते हैं, और कुछ जिसके विरोध में आंदोलन कीजिएगा वो भी उसमें षड्यंत्र करने लगता है। तो 6 अक्टूबर 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली वाली घटना क्या हुई कि इसने किसान पर गोली चला दिया, कुछ किसान मर गए। जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज के विरुद्ध वो प्रतिरोध करना चाहते थे, अंग्रेज ने उनको रोक लिया। उसमें जवाहरलाल नेहरू काफी गुस्से में चले आए, उग्र हो गए। हालांकि बाद में जवाहरलाल नेहरू को इस बात की अफसोस भी हुई कि नहीं, हमको उग्र नहीं होना चाहिए, हमको हिंसा की ओर उकसाने या बढ़ावा देने वाले किसी भी तरह का वक्तव्य न देना चाहिए, जिसका जवाहरलाल नेहरू को पश्चाताप भी रहा। तो आंदोलन, असहयोग आंदोलन फिर भी कमोबेश सफलता की ओर जा रहा था। एक और जानिए, एक व्यक्ति का नाम अल्लूरी सीताराम राजू। ये व्यक्ति अपने आप को कहता था मैं देवी गुणों से संपन्न हूं, मैं आगे का क्या घटनाक्रम होगा ये मैं अपने ही दिव्य दृष्टि से देख सकता हूं। अपने आप को कहता था कि ना मुझे कोई हथियार मार सकता है, ना कोई हमको परास्त कर सकता है, ना मुझे कोई मार सकता है। लेकिन फिर भी ये गांधी जी का समर्थक था, और फिर भी यह असहयोग आंदोलन में इसने भूमिका ये निभाई। इसने आदिवासियों को कहा कि शराब पीना बंद कर दो और खादी का उपयोग करो। गांधी जी का समर्थक था। इन सबसे असहयोग आंदोलन को गति मिली, अंग्रेज परेशान होने लगे। पहली बार अंग्रेज को महसूस हुआ कि भारत का कोई नायक ऐसा है जो उस आंदोलन को सभी वर्गों को एक करके और अंग्रेज के बहिष्कार की ओर बढ़ चला है। लेकिन इसी समय दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक चौरी चौरा कांड हुई। चौरी चौरा कांड ये देवरिया जिला में पड़ता है। चौरी चौरा स्थान नाम है। वहां पर किसान नारा लगाते हुए आ रहे थे, महात्मा गांधी जिंदाबाद, भारत अमर रहे, अंग्रेज को कोस रहे थे। उसी समय गोली चला दी गई जिसमें 2 किसान मर गए। परिणाम हुआ कि किसान उग्र हो गए। उनको ये याद नहीं रहा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में हिंसा न करने की बात कही थी। वो पुलिस कर्मियों को दौड़ा करके थाना में घेर लिए। थाना में एक कमरे में वो सिमट करके चले गए, बाहर से आग लगा दिए। 22 पुलिसकर्मी वहीं मर गए। 22 जैसे ही महात्मा गांधी को ये पता चला, ये घटनाक्रम 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। याद रखना, बराबर पूछता है। इसी घटना के कारण गांधी जी को चोट पहुंचा। गांधी जी ने कहा था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस स्तर पर हिंसा होने के बाद गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन हम वापस लेने की। ठीक 1 सप्ताह बाद उन्होंने घोषणा की। इस बात से कई नेता वो गांधी जी के साथ नहीं थे। उनका कहना यह था कि आंदोलन चला, किसी एक भाग में हिंसा होगा तो पूरे आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि यह आंदोलन सफलता को बढ़ रही थी। और यदि इसी गति से ये बढ़ती तो शायद अंग्रेज पहले ही भारत छोड़ देते और आजाद हो जाता। लेकिन गांधी जी कहां मानने वाले। उन्होंने कहा कि हिंसा हुई तो मैं आंदोलन वापस लूंगा। और गांधी जी में एक और ये भी आदत थी कि गांधी जी किसी आंदोलन को काफी पीक पर पहुंचाने के बाद उसको पंप भी देते थे, और किसी आंदोलन को शीर्ष पर पहुंचाने के बाद फिर कभी वो अपना पांव भी खींच लेते थे। इसकी काफी आलोचना भी हुई। लेकिन फिर भी गांधी जी का एक बहुमूल्य योगदान
देश कभी नहीं भूल सकता है कि उन्होंने आंदोलन को पूरा देशव्यापी बना दिया और हर वर्ग का उसमें साथ दे लिया। अब देखिए कि 1919 के प्रांतीय गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय परिषद ये बनाया। प्रांतीय परिषद में ये हुआ कि जब ये आंदोलन वापस ले लिए तो उस स्थिति में मोतीलाल नेहरू और CR दास इन्होंने ये कोशिश किया कि हम लोग प्रांतीय परिषद में जाकर के विरोध करेंगे और ये चूंकि असहयोग आंदोलन वापस लेने से दुखित थे, इन्होंने अपना एक स्वराज दल बनाया और स्वराज दल बनाने के बाद ये इलेक्शन में भाग भी लिए और इसके बाद जीते भी। उसमें प्रांतीय ये जो परिषद का चुनाव था वहां पर वो जीते भी और जो उनके मेंबर जीते थे उन्होंने ब्रिटिश नीतियों का विरोध भी किया। लेकिन दुर्भाग्य से स्वराज दल भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि CR दास के मृत्यु के बाद स्वराज दल धीरे धीरे विघटित हो गया और समाप्त हो गया और बाद में वो इलेक्शन में हार भी गया। अब देखिए कि इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या हुआ। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी वापस लिए, चौरी चौरा कांड के बाद चंद दिनों के बाद गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 6 वर्ष की इनको सजा दी गई थी, हालांकि बाद में 2 वर्ष के बाद ही उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भी प्रभाव हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हम लोग जानते हैं 1929 के आसपास आया था, जो कि लगभग 5 वर्ष तो पीक फॉर्म में रहा, 10 वर्ष तक रहा। लेकिन 1926 ईस्वी से ही कृषि उत्पाद की कीमत गिरने लगी थी। 1930 ईस्वी आते आते तक तो धराशायी हो गया, जमीन पकड़ लिया। इसमें ध्यान रखिएगा कि फार्मर्स वे आर नॉट गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन का राइट अमाउंट पा ही नहीं रहे थे, उनको राइट कॉस्ट नहीं मिल रहा था, कीमत नहीं मिल रही थी। अब तुम्हें बतावा कि जब किसान के नइखे कीमत मिली, क्षेत्रीय भाषा में मैं बोल रहा हूं, जब ओकरा नइखे कीमत मिली तो काहे उत्पादन करी, वो क्यों उत्पादन करेगा, व्हाई दे विल कल्टीवेट। तो उस स्थिति में हुआ कि आपको उपज का बेचना और लगान देना उनके लिए भारी मुश्किल हुआ था। वो अंग्रेज को लगान देने में भी अपने आप को असक्षम पा रहे थे। इसी समय अंग्रेज ने साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन का गठन ये एक कमीशन था। ये 1919 ईस्वी में तो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें ये बताया गया था कि 10 वर्ष के अंदर फिर से एक भारत में क्या सुधार हुआ, संवैधानिक सुधार हुआ, इस पर सुधार के बारे में अध्ययन के लिए, विश्लेषण के लिए एक कमीशन बिठाई जाएगी। लेकिन एक बात तुम्हें बतावा, संपूर्ण भारत के छात्रों ने बतावा, ठेठ बिहारी अंदाज में हमनी के पूछा था कि ठेठ बिहारी अंदाज में हम पूछे तो कि यदि भारत के विषय में क्या सुधार हुआ, क्या किस तरह का बातें बढ़ी, किस तरह का उसको और आवश्यकता है, इसके लिए यदि मान लीजिए विदेशी व्यक्ति का कमेटी बने तो क्या फायदा। सामान्य सा एक एग्जाम्पल बतलाए, अमेरिका की समस्या और भारत के व्यक्तियों की कमेटी बना, क्या ये प्रैक्टिकल है। लड़कियों की समस्या हो और मान लीजिए लड़कों की कमेटी बने, क्या ये सही है। ये तो बेवकूफी वाली बात हुई, ये तो जस्ट खानापूर्ति वाली बात हुई। इसमें साइमन कमीशन 7 सदस्यीय कमीशन था, हर्बर्ट साइमन इसके अध्यक्ष थे। ये आपको नवंबर 1927 में गठित हुआ था, अक्टूबर नवंबर के आसपास, और ये 3 फरवरी 1928 को भारत में आए। साइमन का वापस जाओ का विरोध लगाया गया क्योंकि भारत के लोगों को अपमानजनक लगा। तो ऐसी कमीशन जिसमें ये भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन के लिए बना, ऐसे में एक भी भारतीय नहीं, सातों विदेशी आया है, लग रहा था घूमे फिरे आया है, खाएगा पिएगा, टूरिज्म करेगा, घूम फिर करके चला जाएगा, खाली झूठे खाना पूर्ति करने के लिए आया है। परिणाम हुआ, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। जवाहरलाल नेहरू को लखनऊ में लाठी लगी इसके विरोध में। लाला लाजपत राय लाहौर में इसी के विरोध में लाठी खाए, जिसके कारण उनके शरीर को नुकसान हुआ और लाहौर के ही अस्पताल में उनकी मृत्यु भी हुई। और उसी में लाला लाजपत राय ने बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज की ताबूत की कील होगी। तो ये साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया और समय वापस जाओ का नारा लगाया गया। अगला जो है तो एक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के बारे में जाने। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जब गांधी जी में एक नियम था कि जब आंदोलन करते थे, पीक फॉर्म पर जाने के बाद यदि हिंसा हुई तो गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते थे, अर्थात कि गुब्बारे को फुला देते थे। जब देखते थे फूलने के बाद कोई मिस्टेक हुआ तो उसमें वो पिन भी चुबो देते थे। गांधी जी में एक गलती थी। लेकिन यहाँ पर गांधी जी फिर मौके का इंतजार करते रहते थे। तो उस बीच में वो चरखा उरखा काटने लगे, मान लीजिए चरखा उरखा प्रसूत काटने लगे, फिर अपना अलग अलग कामों में शांति। लेकिन फिर गांधी जी ने 1929 ईस्वी में करवट लिया और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने, लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था और अधिवेशन ये रावी तट पर किया गया था और वहां पर तिरंगा भी फहराया गया और कहा गया
कि हमको पूर्ण स्वराज का अधिकार चाहिए। और फिर कहा गया कि हम 26 जनवरी 1930 को प्रतीकात्मक हम स्वतंत्रता दिवस मनावेंगे। 26 जनवरी को कहा गया जब हर बार स्वतंत्रता दिवस मनावेंगे, चाहे अंग्रेज दे चाहे नहीं दे। लेकिन बाद में जाकर के 15 अगस्त को ही देश को आजादी मिल गई थी। 26 जनवरी को एक पवित्र दिन मानने के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में और इसी दिन भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो ये पूर्ण स्वराज मांग के लिए लाहौर अधिवेशन जाना जाता है। अब आइए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा मीन्स विनय पूर्वक हम आपकी अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा माने क्या? हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। हम आपकी बात को नहीं मानेंगे तो सबसे पहले हुआ कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय के लॉर्ड इरविन को उन्होंने एक खत लिखा, 11 सूत्रीय मांग पेश किया। 11 सूत्रीय मांग पेश किया, उसमें किसान की भी मांग थी और उद्योगपति की भी मांग थी। वास्तविकता में गांधी जी मांग नहीं पेश किए बल्कि अल्टीमेटम दिए, आप या इस मांग को मानिए नहीं तो हम आपके कानून का उल्लंघन करेंगे। 11 सूत्रीय मांग दिया गया था और अंत में स्वाभाविक है इरविन उस मांग को नहीं माना, नहीं तैयार हुआ तो गांधी जी ने तब आंदोलन के लिए मन बना चुके थे। और उसके बाद गांधी जी ने उन्होंने एक टाइम दिया था हमको 11 मार्च 1930 तक ये एकदम बिल्कुल फैसला चाहिए कि आप हमारी मांग को मान रहे हैं कि नहीं। जब वो नहीं माना इरविन तो गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी नमक उसी 11 सूत्री मांग में कहा था कि नमक कर हटाइए। भारत की जनता का चाहे गरीब हो अमीर हो मध्यम वर्ग हो कोई भी हो, नमक बड़ा महत्वपूर्ण है। सब्जी में डाला जाता है, अन्य चीज में डाला जाता है। आप जो चीज लीजिए, चाहे आप समोसा लीजिए, लिट्टी खाइए, टिक्की खाइए, आप कोई चीज भी लीजिए उसमें नमक बड़ा महत्वपूर्ण है। और नमक पर कर लगता था। उन्होंने कहा नमक कर हम नहीं देंगे। 78 अनुयायी के साथ वो नमक कर तोड़ो सत्याग्रह के लिए चल पड़े। वो साबरमती आश्रम के इसमें आश्रम से जो अहमदाबाद में था दांडी तक समुद्र तट, गुजरात में एक समुद्र तट है, दांडी समुद्र तट तक वो चले पैदल चले। प्रत्येक दिन 10 मील चलते थे और उनके साथ 18 स्वयंसेवक था। 18 क्षमा चाहता हूं, 78 स्वयंसेवक थे, 78 वॉलेंटियर थे। प्रत्येक दिन पैदल चलते थे 10 मील। गांधी जी की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती चलेगी। जिस गांव में रुकते थे वहां भाषण भी देते थे। जिस गांव में पहुंचते थे उनको ईश्वर का सरीखा उनका सम्मान मिलता था। उनको लोग देखने के लिए हजारों की भीड़ जुट जाती थी। काफी ख्याति फैली और देश का उसमें मीडिया भी गांधी जी की जय जयकार लगा रहा था। और परिणाम हुआ कि गांधी जी ने बताया उस दौरान की स्वराज का अर्थ क्या है, कैसे देश को हम आजाद करेंगे, कैसे देश को हम स्वतंत्र करने की ओर बढ़ रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर पहुंचे। यह शुरुआत हुआ था आपको 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट तक पहुंचे। और पहुंचने के बाद उन्होंने नमक उठा करके कहा कि हमने नमक कर अब नहीं दूंगा। और नमक इस तरह से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बेहद ही सफल आंदोलन रहा। सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा गांधी जी की यात्रा ऐसी लग रही थी जैसे नेपोलियन विजय मार्च की यात्रा कर रहा हो। अंग्रेज अंदर से हिल गया, अंग्रेज भीतर से कांप गया और इसमें अंग्रेज को यह लगने लगा कि ये आंदोलन कहीं उसका शासन व्यवस्था को ध्वस्त न कर दे। परिणाम हुआ कि ये कानून अब नमक कर तोड़ो सत्याग्रह धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया, दक्षिण भारत में भी फैल गया, अन्य हिस्से में भी फैल गया। लेकिन फिर इसमें क्या हुआ कि कुछ न कुछ ऐसे षड्यंत्र कह लीजिए, अति कह लीजिए, कुछ न कुछ हिंसा हो गई। एक जगह खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो कि गांधी जी के फॉलोअर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। नमक कर जब तोड़ दिए तो गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से वो दमन के पीछे आ गई अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज सरकार भीतर से हिल चुकी थी। अब देखिए असहयोग आंदोलन की अगली कड़ी में सविनय अवज्ञा आंदोलन इस रूप में है कि असहयोग में कहा गया था हम सिर्फ असहयोग करेंगे। लेकिन नमक कर तोड़ो सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में था कि हम आपका कानून तोड़ेंगे, आपका गलत कानून है, आप नमक पर टैक्स मत लगाइए या अन्य भी का कानून आपका गलत है। चूंकि 11 सूत्री मांग था, उन्होंने कहा जब हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपको जो करना, आपको गिरफ्तार करना है, जेल में डालना है, जहां भी जाना माने आपको करना है, आप कर लीजिए। ये एक नया तरह का आंदोलन था और इस आंदोलन में किसान, मजदूर, पढ़े लिखे, मध्यम वर्ग, धनाढ्य वर्ग, वकील, पत्रकार सब लोग शामिल हो गए। इसलिए यह आंदोलन बहुत व्यापक हो गया।
लेकिन बाद में जाकर के चूंकि उसमें कुछ हिंसा का भी तत्व आ गया, हो सकता है अंग्रेज का षड्यंत्र हो सकता है लोगों में धीरे धीरे आंदोलन में कुछ उपद्रवकारी तत्व भी शामिल हो जाते हैं। तो बाद में गांधी की 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। समझौता के तहत हुआ कि ठीक है, कुछ आप झुकिए कुछ हम झुकेंगे। तो गांधी जी ने कहा जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको आप छोड़ दीजिए। तैयार हो गया इरविन, लेकिन इरविन ने भी कहा आप आइए बात कीजिए, गोलमेज सम्मेलन में आप भाग लीजिए। गोलमेज सम्मेलन हुआ था एक, जो कि लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, 3 आयोजित किया गया था लंदन के गोलमेज सम्मेलन में 1930, 1931 और 1932। तो गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं भाग लिए थे, कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि, सिर्फ कांग्रेस के इसमें गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो थे गांधी जी। और ये सम्मेलन में अंग्रेज और गांधी जी के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, अंग्रेज और कांग्रेस के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। ये गोलमेज सम्मेलन एक तरह से असफल ही रहा, लेकिन गांधी जी फिर वहां से वापस चले आए और फिर गांधी जी फिर आगे के अभियान में लग गए। तो आगे का इस तरह से मैं आपको भारत में राष्ट्रवाद भाग 2 यही समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्दी मैं तीसरे भाग में आपको बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा और उस भाग में कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये चैप्टर समाप्त कर दूं। और यदि आपको ये पसंद आया है